हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को जो है करवा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम डेट आ गई है, जो कि 5 जून से एग्ज़ाम होने वाला है और एग्ज़ाम चलेगा आपका 23 जून तक। इस बीच में आप लोगों का सीबीटी मोड में एग्ज़ाम जो है किसी भी दिन हो सकता है। तो आप जो है आप लोगों के लिए बस केवल 20 दिन का ही समय बचा हुआ है, तो आप लोग तैयारी जो है अपना बहुत ही ज़ोर-शोर से स्टार्ट कर दीजिए। इस यूट्यूब चैनल पर जो है हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर से, तो वहाँ आप लोग जाकर जो है देख सकते हैं। आज जो हम पेपर करने वाले हैं यह 22/1/2021 को जो हुआ था उस दिन के पेपर को जो है हम आज पूरा सॉल्व करने वाले हैं। पेपर जो है 2 सेक्शन में होगा। एक पहले सेक्शन में प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 50 तक किया जाएगा और नेक्स्ट जो है यानी कि प्रश्न नंबर 51 से लेके 100 तक दूसरे सेक्शन में किया जाएगा, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ही लंबी हो जाती है, 1-1 घंटे की हो जाती है, इसीलिए हम 2 सेक्शन में करवा दे रहे हैं। तो अगर आप किसी भी वीडियो का देख लीजिए कि वह कौन सा पार्ट दिया हुआ है, उसके हिसाब से आप नेक्स्ट वीडियो जो है उसका देख लिया करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को बिना समय को नुकसान किए हुए। आज का पहला प्रश्न है जो कि रीजनिंग से है। रीजनिंग और मैथ इन दोनों टॉपिक की जो प्रश्नों को जो है सलूशन केवल आपको समझा देंगे कि कैसे कैसे सलूशन किया गया है या फिर कैसे हो सकता है। बाकी आप लोग इसको पहले वीडियो को स्टॉप करके यानी कि रोक कर पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है कि दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में जो है अगले स्थान पर आएगी। यानी कि जो दिया गया है नंबर या किसी न किसी श्रेणी में है, तो यानी कि 60 के बाद जो है कौन सा नंबर आएगा उसको बताना है। तो चलिए इसका सलूशन हम दिखा देते हैं, आपको कैसे किया गया है समझा दे रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को जो है करने के लिए आप इन दोनों का अंतर लिया करिए। यानी कि 6 कैसे आया है, तो 6 माइनस 0 आया है 6। फिर इन दोनों का अंतर लेना है, तो 24 में से 6, 24 में से 6 जगह कितना आएगा 18, या फिर 6 में 18 जोड़ने पर 24 आएगा। तो क्या जोड़ना है, यह करने से बेहतर है कि आप इस लास्ट वाले में से पहले वाले को घटा लिया करिए, यानी कि इसमें से इसको घटा लिया करिए। इसी प्रकार से 60 में से 24 कितना आएगा, तो 36, और इस वाले को पोर्शन को जो है हम छोड़ देते हैं। इसी प्रकार से अगला देखते हैं कि यह हो गया 6 और यह हो गया 18। 18 में से 6 जाने पर कितना आएगा, तो 12। 36 में से 18 जाने पर आएगा 18। इसी प्रकार से 12 फिर 18, 12 और 18 में से जो है माइनस करने पाएगा 6, तो यानी कि जो यह दूसरा वाला पार्ट होगा यह भी हमारा 6 आना चाहिए। तो 18 में से 12 घटाने पर हमारा आया है 6, यानी कि अगर हम 12 में 6 ऐड कर दे रहे हैं तो कितना आ जाना चाहिए 18। तो 12 6 18। तो इसी प्रकार से इन दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा 24, फिर इन दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा 60, फिर इन दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा 120। तो कितना हमारा आएगा 120। तो सही आंसर क्या है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 120। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है उस विकल्प का जो है चयन करना है जिसका तीसरे पद के साथ वैसे ही संबंध है जैसा कि दूसरे पद का जो है पहले पद से है। यानी कि जिस प्रकार से दिन का संबंध सप्ताह से है, उसी प्रकार माह का जो है संबंध किससे होगा। माह यानी कि महीना का संबंध जो है किससे होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जिस प्रकार से दिन का एक सप्ताह में जो है एक सप्ताह के अंतर्गत 7 दिन होते हैं, उसी प्रकार से एक साल में 12 महीने होते हैं। तो महीने का संबंध किससे हो जाएगा, तो सप्ताह का संबंध हो गया दिन से, उसी प्रकार महीने का संबंध हो जाएगा तुम्हारा आपका हो जाएगा वर्ष यानी कि ईयर से। तो माह का संबंध किससे हो जाएगा, वर्ष से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों के लिए देखिए इतना मेहनत कर दे अब इतना जो है मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। इससे क्या है कि जब भी हम क्लास को अपलोड करेंगे तो आप लोगों तक जो है आसानी से प्राप्त हो जाएगी।
तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की जो है गारंटी नहीं देता है। यहाँ पर दिया है नहीं देता है, तो कौन से मौलिक अधिकार की जो है गारंटी नहीं देता है। तो हमारा जो भारतीय संविधान है वह किस मौलिक अधिकार की जो गारंटी नहीं देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यवसाय का अधिकार। व्यवसाय का अधिकार को जो है हमारा मौलिक संविधान जो है, भारतीय संविधान जो है व्यवसाय के अधिकार को जो है गारंटी नहीं देता है। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसकी गारंटी नहीं देता है, तो यह हमारा व्यवसाय के जो अधिकार की जो गारंटी नहीं देता है भारतीय संविधान। प्रश्न कभी कभी पूछ देता है कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं। तो 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहाँ से लेकर कहाँ तक है, तो ये आपका अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है आपका समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह 19 से लेकर 22 तक है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक जो है उसको स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है यह आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 23 और 24 में है। अनुच्छेद 23 और 24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। चौथा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका 25 से लेकर 28 में है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। पांचवा है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 29 से लेकर 29 और 30 में आपका संस्कृति तथा शिक्षा से जो है संबंधित अधिकार है वह अनुच्छेद 29 से और 30 के बीच में है। छठवां है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है यह आपका आर्टिकल 32 में है। तो यह जितने भी आर्टिकल दिए हुए हैं प्रश्न कभी कभी इनसे बन जाता है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, यानी कि किस कहाँ से लेकर कहाँ तक अनुच्छेद में समानता का अधिकार है। तो यह आपका हो जाता है 14 से 18। इसी प्रकार से आप सभी को याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम श्रोणीखंड तथा जगनास्थि के जो है मेल से बनता है। तो मानव शरीर का कौन सा अंग जो है इलियम श्रोणीखंड और जगनास्तिक के जो है मेल से बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नितंब अस्थि यानी कि हिप बोन। हिप बोन से जो है आपका इलियम श्रोणीखंड तथा जगनास्तिक बनता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिप बोन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है इनमें से कौन सी 3 और 5 के बीच में एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय यानी कि इरेशनल नंबर है, जिसे हम परिमेय और अपरिमेय क्या होता है, तो परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं वो होती है जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो 3 और 5 के बीच में कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर देखिए 27। 27 जो है आपका अपरिमेय संख्या नहीं जबकि परिमेय संख्या है। तो इसको देखिए, इसका सलूशन क्या होगा, √5। √5 का जो वैल्यू क्या होता है, तो √5 का वैल्यू होता है 2.236। रूट 27 की वैल्यू होता है 5.196। √3 की वैल्यू होता है 1.732। √17 की वैल्यू होता है 4.123। तो इसमें से कौन सी वैल्यू 3 और 5 के बीच में है, 3 और 5 के बीच में 5 नहीं, 27 नहीं है। और आपका कौन सी है, तो 3 और 5 के बीच में तुम्हारा 2 भी कम है, ये भी कम है, कौन सा हुआ, √17। √17 जो है तुम्हारा 3 और 5 के बीच में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, √17। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है दी गई संख्याओं में से किसी एक को छोड़कर अन्य सभी किसी न किसी प्रकार से संगत है, तो असंगत संख्या का जो है चयन करना है। ये सभी संख्याएं जो है एक जैसी हैं, कोई जो है एक अलग है, तो उसी को देखना है कौन सी अलग है।
तो इसका सलूशन हो जाएगा कि जो ऊपर दी गई संख्या है सभी के सभी सभी के सभी भाज्य हैं, जबकि 2 जो है यह एक अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि वह खुद से कटती खुद से कटती है और 1 से कटती है। तो जो संख्याएं खुद से और 1 से कटे उसको अभाज्य संख्याएं कहते हैं, जबकि भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो 2 से भी मतलब 1 से और भी संख्याएं 2 हो गया 3 हो गया, मतलब कई संख्याएं से कटे तो उसको भाज्य संख्या कहते हैं। इसमें से कौन सा अलग है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2 अलग है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किसने कभी अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी? तो इनमें से कौन से हैं जिन्होंने कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है नहीं किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किए थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है कि 7 पुरुषों के जो भार है इस क्रम में दिए गए 64, 63, 62, 65, 67 और 66 और 61 है। तो भार की जो है माध्यिका पूछा है। तो इन सभी की जो है माध्यिका पूछा है कि माध्यिका क्या होगी। तो पहले हम क्या कर लेते हैं कि जो भार दिया गया उसको आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में लगा लेते हैं। तो हम यहाँ क्या किए हैं आरोही क्रम में लगा लिए हैं। तो आरोही क्रम में हो जाएगा 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67। तो इसमें हम गिनेंगे कितने संख्याएं हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 संख्याएं यानी कि वैल्यू कितना आ गया? तो 7 7 जो एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए जो है माध्यिका का फार्मूला होता है n+1/2वां पद। ये माध्यिका का फार्मूला होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिए कि विषम संख्याओं के लिए माध्यिका का फार्मूला क्या होगा? तो n+1/2वां पद। तो यहाँ से n की वैल्यू कितना दिया है? 7 दिया है। तो 7 रख देंगे तो 7 + 1 8/2 यानी कि चौथा पद। चौथा पद क्या होगा? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा पद तुम्हारा है 64। तो माध्यिका क्या हो जाएगी? तो माध्यिका हो जाएगी 64। माध्यिका क्या हो जाएगी? 64। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 64, आपका ऑप्शन नंबर ए 64 किलोग्राम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है कि उस विकल्प का चयन करिए जिसका पैसा के साथ वही संबंध है जो कि सेंटीमीटर का मीटर से संबंध है। यानी कि जिस प्रकार से सेंटीमीटर का संबंध मीटर से होता है उसी प्रकार से पैसा का संबंध किससे होता है? तो पैसा का संबंध होता है आपका रुपया से, क्योंकि सेंटीमीटर भी एक मापक है, मात्रक है, और मीटर भी एक मात्रक है। उसी प्रकार पैसा पैसा का दूसरा रूप क्या हो जाएगा? रुपया। पैसा छोटा होता है और रुपया बड़ा होता है। उसी प्रकार मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? रुपया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है फरमान को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 60% अंक जो है प्राप्त करना आवश्यक है। उसने 60 अंक प्राप्त किए और 60 अंकों से जो है अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया। तो परीक्षा का जो है पूर्णांक पूछा है कि परीक्षा में जो है टोटल कितने मार्क का पेपर था। तो इसके लिए सिंपल प्रश्न है कि फरमान को जो है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 60% अंक प्राप्त करना था। तो 60% अंक प्राप्त करना था तो वह यक्स का जो है 60% प्राप्त कर लेता है। उसके बाद उसने 60 अंक जो है प्राप्त किए और 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 60 अंक प्राप्त किया और 60 अंक से फेल हो गया, यानी कि टोटल कितना पासिंग मार्क उसके कितना था? पासिंग मार्क था 120। 120 उसका पासिंग मार्क हो गया। इसको रुकिए हम दिखाते हैं कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि परीक्षा का जो पूर्णांक है वह यक्स है, तो वह 60 नंबर पाता है और 60% पाता है और 60 नंबर से वह
यहाँ पर देखिए वह 60 नंबर पाता है और 60 नंबर से फेल हो जाता है, यानी कि उसे टोटल पाना कितना था, तो 120 नंबर, और वह है कितना, तो जो टोटल नंबर दिया गया उसका 60% ही पाना है, तो यानी x का 60%। यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x की वैल्यू 200, यानी परीक्षा का पूर्णांक जो है कितना है, परीक्षा का आपका पूर्णांक है 200 नंबर। 200 नंबर का जो है पेपर था। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 200। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 11 है, जो कि कथन और निष्कर्ष के सवाल हैं। इसको देखिए, कथन आपका क्या दिया है, कथन दिया है कि कंपनी जेड का शुद्ध और प्राकृतिक शहद खरीदे। एक जो है विज्ञापन है कि कंपनी जेड का एक शुद्ध एवं प्राकृतिक शहद खरीदे, और इस पे धारणाएं क्या दी गई हैं, इस पे धारणाएं हैं आपकी कि कृत्रिम शहद तैयार किया जा सकता है। दूसरा है कि लोग शुद्ध एवं प्राकृतिक शहद के लिए अधिक कीमतों का भुगतान कर सकते हैं। तो यह दोनों बातें हैं, दोनों बातों में से कौन सी धारणा सही है उसको हम देख लेते हैं। तो इसमें जो है आपकी कौन सी धारणा सही हो जाएगी, केवल यही धारणा सही हो जाएगी कि कृत्रिम शहद को जो है तैयार किया जा सकता है। लोग शुद्ध और प्राकृतिक शहद के लिए जो है अधिक कीमतों का भुगतान क्यों करेंगे। तो यहाँ से कौन सा धारणा सही होगा, एक, और एक किस में दिया है, केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, क्या है दिया गया है, प्रश्न है कि यदि किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु यस से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा यस ए और यस बी इस प्रकार खींची जाती है कि यस ए की वैल्यू क्या है 12 सेंटीमीटर हो जाए, और एस बी की वैल्यू और क्या दिया है, दूसरी भुजा नहीं दिया है, कोण दिया है, कोण क्या दिया है ए एस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। तो जीवा हमें ए बी की लंबाई पूछा है, ए बी जीवा की लंबाई पूछा है, क्या होगा। तो फिगर इस तरीके से बनेगा, एस ए की लंबाई हमें दिया है 12 सेंटीमीटर, ए एस बी यानी पूरा एंगल दिया है कितने का 60 दिया है, हमें जीवा ए बी की लंबाई पूछा है, यही ना। तो इसमें से देखिए, एक थियरम होता है कि एस ए की लंबाई जो होगी किसी भी पॉइंट से किसी वृत्त पर स्पर्शी खींची जाती है तो दोनों स्पर्शियों की लंबाई जो है सेम होती है, यानी कि एस ए की वैल्यू अगर 12 सेंटीमीटर है तो एस बी की वैल्यू भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखिए, यदि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, और यहाँ से ए एस सी की लंबाई क्या हो जाएगी, वह आधा हो जाएगी। तो ए एस सी की लंबाई 30, तो ए एस सी की लंबाई हो जाएगा आधा, तो यानी कि यहाँ से साइन 30 लगा देंगे तो यहाँ से ए सी की वैल्यू हमारा निकल जाएगा। यहाँ से हम साइन 30 लगा देंगे, साइन 30, तो यहाँ से ए सी की वैल्यू हमसे निकल जाएगा। इसको टोटल सॉल्व करने पर हमारा कितना आएगा आंसर, टोटल सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 सेंटीमीटर। यहाँ से जब आप निकालेंगे तो यहाँ से ए सी की वैल्यू आएगा, ए सी की वैल्यू आएगा, हमसे पूछा है ए बी की वैल्यू, यानी कि 2 गुना इसका क्या हो जाएगा, तो ए बी की वैल्यू हो जाएगा, ए बी की वैल्यू हो जाएगा 2x। तो इसी प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 यह करंट का सवाल है, जो कि अब पूछेगा नहीं क्योंकि यह अब आपका हिस्ट्री हो गया है कि 2019 में इसरो के जो है पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन ने भारत के किस शहर में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का जो है उद्घाटन किया था। तो किस शहर में किया था, तो ये आपका हो जाएगा बंगलुरु। बंगलुरु में किया था ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का उद्घाटन बंगलुरु शहर में किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का जो है प्रावधान
किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का जो प्रावधान है, यह आपका किस देश से लिया गया है? तो यह किस देश से लिया गया है? तो यूएसएसआर से। यूएसएसआर से जो है आपका भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का जो है प्रावधान लिया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है कि 28 पी के पावर 5 क्यू स्क्वायर और 70 पी के पावर 3 और क्यू के पावर 4 का मौसा यानी कि एचसीएफ पूछा है। तो एचसीएफ पूछा है तो देखिए पहले हम देखते हैं, इसमें p के पावर 3 है, इसमें p के पावर 5 है। तो p के पावर 3 किस में है? तो p के पावर 3 ऑप्शन नंबर सी में नहीं है और सभी में है। उसके बाद q की पावर 2 है, q की पावर 4 है। तो q की पावर 2 इसका एचसीएफ होगा। q की पावर 2 किस में है? तो q की पावर 2 इसमें नहीं है, इन दोनों में है। इन से दोनों का एचसीएफ हो गया। अब देखना है 28 और 70 का एचसीएफ क्या होगा। तो 28 का हो जाएगा 4 सत्ते 28 और 70 का हो जाएगा 10 सत्ते 70। तो यानी कि 7 इन दोनों में कॉमन हो गया, इसको रहने दीजिए। फिर इसमें हो जाएगा, फिर इसमें हो जाए, इसको लिख सकते हैं 2 दूना 4 और इसको लिख सकते हैं 5 दूना 10। तो इन दोनों में कॉमन क्या हो गया? 2। इन दोनों में कॉमन हो गया 2 यानी कि 7 दूना 14। तो 14 पी के पावर 3 क्यू स्क्वायर, इन इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ टोटल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 पी के पावर 3 क्यू स्क्वायर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है कि यदि किसी आंकड़े की प्रत्येक प्रविष्टि में 7 जोड़ा जाता है तो उसके समांतर माध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि यदि किसी आंकड़े की जो है प्रत्येक प्रविष्टि में 7 जोड़ दिया जाता है तो उसके समांतर माध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह 7 बढ़ जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? यहाँ पे देखिए क्या पूछा है कि नहीं है। संयुक्त राष्ट्र परिषद, संयुक्त राष्ट्र परिषद का जो है अस्थायी सदस्य कौन सा नहीं है? तो यह आपका हो जाएगा कनाडा। कनाडा जो है आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो है एक अस्थायी सदस्य नहीं है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कनाडा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है कि 20 प्रेक्षण का जो है माध्य दिया है 22.5। एक प्रेक्षण को गलती से 25 के बजाय -25 के रूप में नोट कर लिया गया, तो सही माध्य क्या होगा? चूंकि 20 प्रेक्षण का जो है माध्य दिया है 22.5 यानी कि इसका टोटल क्या हो जाएगा? टोटल वैल्यू तो 20 का मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर देंगे। आइए इसको देखते हैं कैसे किया गया है। तो पहले 20 प्रेक्षण का माध्य दिया इतना, तो 20 प्रेक्षण का योग कितना हो जाएगा? तो 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि इतना हो जाएगा। गलत प्रेक्षण क्या दिया है? -25। सही प्रेक्षण क्या दिया है? 25। तो प्रेक्षणों का सही योग क्या हो जाएगा? तो प्रेक्षणों का सही योग क्या हो जाएगा? तो यानी कि 25 के स्थान पर -25 दिए लिख दिया है, यानी कि कितने का अंतर किया है? 50 का। 450 में 50 जोड़ देंगे तो क्या सही आंसर आ जाएगा? 500। 500 आ जाएगा। अब पूछा कि जब 500 हो जाएगा तो उससे प्रेक्षण का माध्य क्या होगा? तो कितने प्रेक्षण का पूछा है? 20 का। तो 500 बटे 20, 500 बटे 20 कितना आ जाएगा? 25। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में एक से अधिक सीटें हैं? यानी कि वह कौन सा राज्य है जिसमें लोकसभा में उस राज्य में जो है लोकसभा में एक से अधिक सीटें दी गई हैं? तो यह आपका राज्य हो जाएगा मेघालय। मेघालय में जो है आपका एक से अधिक सीटें हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेघालय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न है यह जो है आपका कि
क्लेमेट एटली जो कि बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, सदस्य के रूप में भारत आए थे। किस सदस्य के रूप में जो है भारत आए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लेमेट एटली जो है किस कमीशन पे के भारत आए थे? तो ये आपका हो जाएगा सही आंसर साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 को भारत लाया गया था, जिसमें क्लेमेट एटली जो है ब्रिटेन से लाए गए थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, साइमन कमीशन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, युवा मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने को जो है प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा भारत सरकार द्वारा किसको जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है? यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीधा सीधा कि राष्ट्रीय मतदाता जो है आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 25 जनवरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, पंजाब के किस शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था? पंजाब का वह कौन शहर है जिसे पहले रामदासपुर के नाम से जानते थे? तो ये आपका है अमृतसर। अमृतसर को जो है पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न है कि मिशन इंद्रधनुष निम्नलिखित में से किस सरकारी योजना से संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष जो है आपका किस सरकारी योजना से संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष जो है आपका संबंधित है बाल टीकाकरण। मिशन इंद्रधनुष किस सरकारी योजना से संबंधित है? तो आपका संबंधित है बाल टीकाकरण से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल टीकाकरण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, 1982 में भारत सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किसे समुद्री संरक्षण के लिए समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? तो 1982 में किसको जो है समुद्री संरक्षण के लिए समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? किसको किया गया था? तो आपका कच्छ की खाड़ी को। कच्छ की खाड़ी को जो है आपका समुद्री संरक्षण के लिए जो है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, कथन और निष्कर्ष से सवाल लग रहा है। इसमें क्या दिया गया है? इसमें है कि दिए गए कथनों पर विचार करिए, बताए किस विकल्प धारणा से संबंधित है। तो इसमें देखिए यह है कि कुछ जानवर वरांध है यानी कि अंधे हैं। कुछ जानवर अंधे हैं, सभी रंगीन वरांध है लेकिन जानवर नहीं है। यह जो है आपका कथन दिया गया है। तो इसका हम जो है फिगर देख लेते हैं क्या बनेगा। इसका फिगर यही होगा कि कुछ जानवर जो है आपके क्या वरांध है और सभी रंगीन क्या है वरांध है। इसमें कौन सा आपका नहीं बनेगा? तो इसका हो जाएगा कुछ वरांध जानवर है, यानी कि कुछ वरान जो है इसमें क्या है जानवर है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सही हो जाएगा? कुछ वरान जानवर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है, ये भी कथन और निष्कर्ष से संबंधित है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, 12 और 30 का तृतीयानुपाती ज्ञात करिए। 12 और 30 का जो तृतीयानुपाती क्या होगा? तो इस प्रश्न को जो करने के लिए फार्मूला है ए इंटू बी, ए रेशियो बी रेशियो बी रेशियो सी। तो तृतीयानुपाती क्या होगा? तो 12 का 30 फिर 30 का क्या होगा, इस प्रकार से करते हैं। तो इसको क्या होगा, इसको देखिए
इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है और इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है और दोनों इक्वल होता है। तो इसको सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा एक्स की वैल्यू 75। एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 75। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के जो है हितों की रक्षा से संबंधित है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है जो कि अल्पसंख्यकों के जो है हितों की रक्षा से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 जो है आपका अल्पसंख्यकों के जो है हितों के लिए संबंधित है, अनुच्छेद 29। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वाधार गृह योजना का जो उद्देश्य नहीं है? स्वाधार गृह योजना का जो है उद्देश्य कौन सा कथन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करना। सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को जो है सरकारी नौकरियां प्रदान करना जो है सामाजिक स्वाधार गृह योजना से जो है संबंधित नहीं है। स्वाधार गृह योजना से जो है आपका संबंधित नहीं है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को सरकारी नौकरियां जो है प्रदान करना यह संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 क्या होगा? प्रश्न दिया गया है कि किसी शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की जो है वृद्धि होती है, यानी कि वह कोई शहर है जिसमें हर साल 5% की जो है वृद्धि होती है। उसकी वर्तमान संख्या इतना दिया हुआ है। तो 2 साल के बाद जो है उस शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी? तो इस प्रश्न को जो है कैसे किया जाएगा आपको दिखाते हैं। इस प्रकार के जो है प्रश्नों को करने के लिए सीधा फार्मूला होता है ए बराबर P1 प्लस R बटे 100 टू द पावर n। ए जो है आपकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी, पी जो है प्रारंभिक वैल्यू हो जाएगी, यानी कि ए हो जाएगा अमाउंट, पी हो जाएगा प्रिंसिपल, आर से होगा रेट, एन से होगा टाइम। तो हमें क्या पूछा है? फाइनल अमाउंट पूछा है। प्रिंसिपल हमें दिया है कितना? 64,000, 6,40,000। और रेट कितना दिया है? 5,000, 5%। टाइम क्या है? 2 साल। तो इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7,05,600। 7,05,600 2 वर्ष के बाद जो उसकी जनसंख्या हो जाएगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न है कि एक वस्तु को 31 रुपये में बेचने पर दुकानदार को जो है 7% की जो है हानि होती है। कोई जो वस्तु है जिसे 31 रुपया में बेचने पर दुकानदार को जो है 7% की हानि हो जाती है। जब वह उसी वस्तु को 35 रुपये में बेच देता है तो उसे होने वाले प्रतिशत लाभ का जो है मान ज्ञात करना है। तो यानी कि किसी वो सामान को जो है 31 रुपये में जो है बेचने पर उस दुकानदार को जो है 7% की हानि हो रही है। तो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। 7% की हानि हो रही है, यानी कि दिया कितना है? 93%। तो वह बेच कितने में रहा है? 93% में बेच रहा है, यानी कि 93% की वैल्यू दिया है आपका 31 रुपये। तो 100% की क्या हो जाएगी वैल्यू? तो 31/93 इंटू 100 यह हो जाएगा। यह आपका हो जाएगा CP हो जाएगा। और SP कितना दिया है? तो दूसरे जब वो 35% बेचेंगे तो क्या लाभ होगा? तो यहाँ से CP निकाल लेंगे, यहाँ से 35 SP दिया है, जो प्रॉफिट होगा निकाल लिया जाएगा। यहाँ पर देखिए कैसे किया गया है। यहाँ पर भी सेम वैसे ही किया गया है। 31/93 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 33.5 रुपये, 33.33 रुपया। यह आ गया CP, यानी कि क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 35। तो लाभ के लिए क्या होगा? लाभ के लिए फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य। यह आपका हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज के लिए। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला हो जाएगा, यानी कि लाभ परसेंटेज का। तो इस पे वैल्यू रखकर जो है सॉल्व करने पर लगभग कितने परसेंटेज का लाभ होगा? तो 5%, लगभग 5% का जो है प्रॉफिट होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका?
सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 5%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है। प्रश्न क्या है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है क्या क्या संख्या आएगी। तो ये आपका है प्रश्नवाचक चिन्ह, इसके स्थान पर क्या आएगा। तो आइए इसको करते हैं। तो इसको कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पे देखिए कितना दिया है 1234। तो 1234 किसी कैसे है, तो लास्ट के 2 डिजिट में 2 जोड़ने पे कितना आ गया 4। फिर प्रारंभ के 1 डिजिट में 2 जोड़ने पे कितना आ गया 3। फिर 4 को 2 जोड़ने पे आ गया 6। उसी प्रकार से 3 को जोड़ने पे आ गया 5। इसी प्रकार से 7 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9। 8 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10। यानी कि कितना आ जाएगा 910। सही आंसर क्या होगा 910। 910 किसमें विकल्प में है, तो 910 आपका है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका सही होगा 910। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है कि दो शंकुओं के आधारों के जो है व्यास बराबर है, यदि उनका तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है तो उनके वक्र पृष्ठों का जो है क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। उनके जो है व्यासों का, दो शंकुओं के आधारों के व्यास बराबर है, तो व्यास बराबर है तो पहले हम निकालेंगे त्रिज्या। त्रिज्या क्या होगी व्यास बटे आधा। और शंकु के जो उनके तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात दिया है 3:4। तो यहाँ से हम मान लेंगे 3x और 4x उनकी ऊंचाइयों का अनुपात है। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा पाई आर एल। दूसरे क्या हो जाएगा पाई आर एल, यानी कि L1 और L2 मान लेते हैं। यहाँ से पाई आर से पाई आर पूरा चला जाएगा और उसका रेशियो क्या हो जाएगा 3x/4, यानी कि उसका जो रेशियो सेम हो जाएगा 3:4। 3:4 किस में है 3:4 ऑप्शन नंबर डी में है। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है कि डाट का अर्थ उन अवांछित वाणिज्य ईमेल से है जिसकी जो है इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा स्पैम। स्पैम का जो है अर्थ उन अवांछित वाणिज्य ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पर जो है बाढ़ रहती है। सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव निरूपण शांत है, यानी कि टर्मिनेटिंग है, यानी कि कट जा रहा है। तो कौन किसका शांत है, तो आपका यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी का जो है 5 से करने पर 0.4 केवल आएगा, यानी कि 0.4 के बाद आगे भाग नहीं जाएगा। जबकि ये सभी के सभी जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, ये सभी के सभी नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 2/5, यानी कि 0.4। देख सकते हैं 2/7 ये भी नहीं कट रहा है, आगे जा रहा है। 2/3 ये भी आगे जा रहा है। 2/9 ये भी आगे जा रहा है, जबकि यह यहीं पर कट गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है यदि 16, 18, 15, 17 पी और 14 का समांतर माध्य कितना दे दिया है, तो इन सभी का समांतर माध्य दे दिया है 17। पी का मान पूछा है, क्योंकि सभी का समांतर माध्य दे दिया है 17 और पी का मान पूछा है। तो सभी को जोड़कर बटे कितने, वो 1 2 3 4 5 6 बटे 6 कर देंगे तो आ जाना चाहिए 17। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे सभी को जोड़कर बटे 6 कर दिए, आना कितना चाहिए 17। तो यहाँ से पी की वैल्यू सॉल्व करने पर आ जाएगी 22। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका 22। कैसा सही कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 है किस महान स्वतंत्रता सेनानी का देश बंधु के नाम से जाना जाता है। वह कौन से स्वतंत्रता सेनानी है जिसको देश बंधु के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को जो है देश बंधु के नाम से जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 है कि एक अर्धगोले का व्यास दिया है 7 सेंटीमीटर, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा।
तो अर्धगोले का व्यास दिया है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। आइए सॉल्व करते हैं। त्रिज्या हो जाएगी आपकी 3.5 सेंटीमीटर। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 3πr²। अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होगा 3πr²। क्यों? क्योंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr²। 4πr² गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अर्धगोला का है तो आधा कर देंगे यानी कि 2πr² गोले का हो गया। और इस गोले को जब बनाएंगे तो एक या सर्कल ऊपर बन जाएगा, तो इसका क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 3πr²। तो अर्धगोले का क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 3πr²। पाई की वैल्यू 22/7 होगी, आर की वैल्यू आई है 3.5। टोटल रखकर सॉल्व करने पर आ जाएगा 115.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर किस में है, तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी में है। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है समीकरण y² माइनस √5y माइनस y प्लस √5 इक्वल टू 0 के जो है मूल ज्ञात करने हैं। किसका मूल क्या होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में y कॉमन है तो हम y कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में क्या है, तो इन दोनों में 1 कॉमन है तो कॉमन लेते हैं। इस प्रकार से कॉमन लेने पर ये वाला समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी √5 और एक y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इसके मूल क्या होंगे यानी कि समीकरण क्या होगा, तो √5 और 1 इसके दो मूल होंगे √5 और 1। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा, तो यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी √5 और 1। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सभी एक प्रकार संबंध एक जो है असंगत यानी कि एक अलग है उसको देखना है। तो √3 √7 √5 ये सभी के सभी अपरिमेय संख्याएं हैं, जबकि √9 यह एक परिमेय संख्या है। तो कौन सबसे अलग है, तो आप सबसे अलग है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी सबसे अलग है √9। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। प्रश्न है कि ए तथा बी अकेले अकेले कार्य को करते हैं और एक कार्य को काम करने में जो ए 12 दिन लेता है तो बी 16 दिन लेता है, यानी कि ए जो है 12 दिन में काम खत्म कर देता है, बी 16 दिन में काम खत्म कर देता है। यदि वे वैकल्पिक रूप से एक एक दिन जोड़कर कार्य करते हैं और एक कार्य शुरू करता है तो उपयुक्त कार्य जो है कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल ही तरीका है, 12 और 16 दिन में काम करते हैं। तो ए 12 दिन में काम करता है, बी 16 दिन में करता है, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 48। तो इन दोनों का एलसीएम 48 हो गया। उसके बाद ए की इफिशियंसी देखेंगे, ए की इफिशियंसी क्या होगी, तो 48/12 यानी कि ए जो है एक दिन में कितना काम कर दे रहा है, तो वह 4 इकाई काम करेगा। जबकि बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, तो 48/16 यानी कि 3 दिन में काम करना शुरू कर देगा। चूंकि वह दोनों वैकल्पिक रूप से काम कर रहे हैं यानी कि 2 दिन एक दिन ए कर रहा है तो उसके बाद एक दिन बी कर रहा है, 2 दिन में वह कितना यूनिट काम कर लेंगे, 2 दिन में वह यूनिट कर लेंगे इन दोनों को जोड़कर, यानी कि 7 यूनिट काम जो है वह 2 दिन में कर लेंगे। हमें टोटल कितने यूनिट काम करना है 48। तो 48 के लिए अगर 6 दिन काम करें तो यानी कि 7 × 42 42 यूनिट जो है काम हो जाएगा 6 दिन, 6 6 गुना पर, तो 6 गुना हो गया। और 7 यूनिट काम करने के लिए 2 दिन लग रहा है, तो 6 गुना करने पर यानी कि 6 गुना पर जो है 2 दिन यानी कितने दिन लग जाएंगे 12। 12 दिन में जो है 42 यूनिट काम हो जा रहा है, 12 दिन में आपका 42 यूनिट काम हो जा रहा है। तो बचा कितना 48 में से 12, 48 में से आपका 42 माइनस करने पर बच जाएगा 6 यूनिट का। 6 यूनिट काम जो है उसके बाद एक करेगा, एक करेगा तो एक की इफिशियंसी क्या है 6/12। एक ही यहाँ पर ए जो है कितना करेगा, तो 4 इकाई यूनिट से कितना दिन कर देगा, तो एक दिन, यानी कि 12 दिन पहले काम हुआ था, ये काम कर देगा एक दिन तो 13 दिन, 13 दिन में जो है पूरा काम खत्म हो जाएगा और कुछ बच भी जाएगा।
तो 13 दिन में आपका पूरा काम खत्म हो जाएगा। और कितना कितना यूनिट काम बच गया? 2 यूनिट। 2 यूनिट काम को जो है बी भी करेगा। बी कितने दिन में करेगा? 2/3 यूनिट में। यानी कि टोटल 13 दिन और 2/3 दिन लगेगा। यानी कि टोटल लग जाएगा आपका 13 सही 2/3 दिन। 13 सही 2/3 दिन में जो है पूरा काम आपका खत्म हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, 13 सही 2/3 दिन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 है कि इस खाली स्थान पर जो है क्या आएगा, या किसी की श्रेणी में दिया गया है तो खाली स्थान पर क्या आएगा। देखिए 44 से 47 जाना है, 44 से 37 जाना है, तो घट रहा है। तो कितना घट रहा है? तो 44 में से 37 करने पर 7 घट रहा है। उसके बाद 37 से 29 जाना है, कितना घट रहा है? 8 घट रहा है। यानी कि पहले 7 घटा, उसके बाद 8 घटा, तो फिर क्या घटेगा? 9 घटेगा। तो 29 में से 9 घटाने पर क्या आ जाएगा? 20। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43। प्रश्न है कि सोहन और मोहन स्कूल से 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शुरू करते हैं। यानी कि सोहन 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, और जबकि मोहन जो है वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। यदि वे एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं तो उन्हें एक दूसरे से 1.5 किलोमीटर की दूरी होने में कितना समय लगेगा। तो आइए देखते हैं। सोहन और मोहन की जो है सापेक्ष चाल, यानी कि उन दोनों की सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? उन दोनों को माइनस करेंगे, सापेक्ष चाल हो जाएगी 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितनी है? दूरी है आपकी टोटल 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर दूरी को जो है सापेक्ष चाल से समय में कितना समय लगेगा? तो 3 घंटे। 3 घंटे में जो उन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 1.5 किलोमीटर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 घंटे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? पादप हार्मोन्स कौन सा है? तो है ऑक्सीजन, ऑक्सीन। ऑक्सीन जो है आपका एक पादप हार्मोन्स है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 है कि इनमें से किसको जो है शरीर के सैफरान टाउन के रूप में जाना जाता है? किसको जो है सैफरान टाउन के रूप में जाना जाता है? तो आपका पंपोर। पंपोर को जो है सैफरान टाउन के रूप में जाना जाता है, जो कि जम्मू और कश्मीर राज्य के जो है पुलवामा जिले में स्थित है। जिसको जो है पंपोर, उसको किसके नाम से जानते हैं? तो सैफरान टाउन के रूप में जानते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। प्रश्न है कि रीना और जया एक साथ किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर देती हैं। यानी कि रीना और जया जो है एक साथ 6 दिन में कर देती हैं, और जया अकेले 8 दिन में पूरा करती है। तो रीना अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी? तो यहाँ से देखिए, रीना और जया किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर देती है, जबकि जया उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर देती है। तो इन दोनों का यूनिट क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा एलसीएम 24। 8 तरीके 24, 6 चौको 24। दोनों मिलकर 4 दिन में कर रहे हैं, जबकि रीना 3 दिन में। यानी कि रीना की जो है यूनिट कितनी हो जाएगी? एक यूनिट हो जाएगी। तो रीना अकेले कितने दिन में कार्य कर लेगी? तो रीना अकेले जो है 24 दिन में कार्य को पूरा कर देगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है विश्व भारती की स्थापना किए थे, जो कि बाद में चलकर आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 है √5 + √7 का स्क्वायर एक जो है क्या है? तो √5 और √7 का जो होल स्क्वायर यह एक अपरिमेय संख्या होगी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। प्रश्न है पृथ्वी के पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में निम्नलिखित में कौन सा
पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। सीधा-सीधा प्रश्न है कि पृथ्वी दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस जो आपको मनाया जाता है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 22 अप्रैल। आज का जो है यह प्रश्न 50 क्वेश्चन जो हो गए थे, यह पूरा हमने कर दिए क्योंकि वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जा रही है। इसलिए हम 2 ही 2 एक पेपर को जो है 2 सेक्शन में करेंगे, जिसमें 1 से लेकर 50 जिसमें आपका 1 से लेकर 50 तक प्रश्न पहले सेक्शन में रहेंगे और 51 से लेकर आपका 100 तक दूसरे सेक्शन में रहेंगे। 51 से लेकर 100 तक दूसरे सेक्शन में और 1 से लेकर 50 पहले सेक्शन में। तो इस प्रकार से करेंगे। आप लोग जो है डेली बेसिस पर देखते रहिए क्लास। एग्ज़ाम की डेट जो है आ गई है, जो कि 5 जून से स्टार्ट है। तो आप लोगों के पास समय बहुत ही कम है, तो आप लोग तैयारी को जो है पूरी स्पीड में चालू कर दीजिए। और भी जितने इससे जो है एक और बुक है जिसमें वॉल्यूम फर्स्ट है, उसको हम पूरा बुक का सलूशन करवा दिए हैं। तो आप लोगों को जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट हम लिंक में जो है दे दे रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर आप लोगों को क्लास जो अच्छी लगी हो, क्लास को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी हम क्लास को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है आसानी से पहुंचती रहे। अब जो भी क्लासेस मिलेंगी कल मिलेंगी। जय हिंद, जय भारत।